इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्वेश्चन है, इन 1911 डैश परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। ऑप्शन ए श्रोडिंगर, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी बोहर, ऑप्शन डी न्यूटन। यानी 1911 में वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया ताकि एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अरेंजमेंट को मालूम कर सके। क्या वो साइंटिस्ट श्रोडिंगर था, रदरफोर्ड था, बोहर या फिर न्यूटन था? सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी रदरफोर्ड। यानी 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया ताकि एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अरेंजमेंट को मालूम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Rutherford bombarded a very thin gold foil with dash particles. Option A alpha, option B beta, option C gamma and option D tera. यानी रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान वो कौन से पार्टिकल्स थे जिन्हें गोल्ड फाइल पर बम्बार्ड किया? क्या वो पार्टिकल्स हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स या फिर टेरा पार्टिकल्स थे? याद रखें कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जिन पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किया वो अल्फा पार्टिकल्स हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए अल्फा पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट only 1 in 1 million alpha particles was deflected through an angle greater than dash from their straight path. Option A 97 degree, option B 90 degree, ऑप्शन सी 180 डिग्री एंड ऑप्शन डी 100 डिग्री। यानी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे पास 1 in 1 million अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए ग्रेटर देन डैश एंगल से अपने स्ट्रेट पाथ से। जैसा कि हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फाइल पर बम्बार्ड किया। सो इसके रिजल्ट में मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए गोल्ड फाइल में से। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, जबकि 1 in 1 million यानी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी 90 डिग्री एंगल। यानी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के दौरान 1 in 1 million अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए अपने स्ट्रेट पाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, atoms are so small that they can only be visualized by a scanning tunneling microscope. Option A large, option B charged, option C small and option D electronic. यानी एटम्स क्या इतने लार्ज, चार्ज्ड, स्मॉल या फिर इलेक्ट्रॉनिक होते हैं कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है? सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी स्मॉल। यानी एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी विजुअलाइज्ड बाय अ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। अब सवाल ये है कि स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसे STM से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है जिसके जरिए हम एटॉमिक लेवल पर सरफेस इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड यूज अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ डैश। ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी टिन एंड ऑप्शन डी पोलोनियम। यानी रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जिन अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किया था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या बोरॉन था ये, या फिर सिलिकॉन, या फिर टिन या पोलोनियम था? सो जैसा कि हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जिन अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फाइल पर बम्बार्ड किया था, दर हकीकत ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम के जरिए हासिल किए गए थे। यहाँ पर वर्ड डिसइंटीग्रेशन का मतलब है ब्रेक डाउन। यानी जब पोलोनियम का ब्रेक डाउन किया गया तो इसके रिजल्ट में अल्फा पार्टिकल्स हासिल किए गए जिसे इस गोल्ड फॉइल पर बम्बार्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन इज अ ग्रेइश डैश गैस विद अ शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल। ऑप्शन ए पिंक, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी रेड एंड ऑप्शन डी येलो। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी येलो। यानी क्लोरीन एक ग्रेइश येलो गैस है जिसकी शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन M27 इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 13? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन बी 14 एंड ऑप्शन डी 16।
यानी एक एलिमेंट जिसका हमारे पास मास नंबर 27 है, इसे M27 से इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है। इसका एटॉमिक नंबर हमें गिवन है 13। इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, क्या इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 हैं, 13 है, 14 या फिर 16 है, इसे हमने फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन में हमें एटॉमिक नंबर 13 गिवन है, जबकि मास नंबर 27 भी यहाँ पर गिवन है। सो हम इजीली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही हम मास नंबर जो कि 27 है, इससे एटॉमिक नंबर 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इसके रिजल्ट में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, जो कि इक्वल है हमारे पास 27 माइनस 13 इक्वल होता है 14 के। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग इन माइंड द ऑफ-बो प्रिंसिपल, द इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट एंटर इनटू विच सब शेल? ऑप्शन ए 3s, ऑप्शन बी 1s, ऑप्शन बी 2s एंड ऑप्शन डी 4s। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑफ-बो प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s सब शेल में एंटर होता है, इसके बाद 2s में, इसके बाद हमारे पास 2p में और उसके बाद हमारे पास 3s में एंटर होता है। सो ऑन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी 1s सब शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a revolving electron emits energy continuously, it should form a dash spectrum. Option A line, option B continuous, option C atomic and option D none of the above। यानी जब कोई एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता रहता है, सो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनता है, क्या वो लाइन स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है या इनमें से कोई भी नहीं है। याद रखें कि जैसे ही व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाता है तो ये 7 कलर्स में स्प्रेड हो जाती है। ये 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं। फर्स्ट वन है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड सेकंड वन है लाइन स्पेक्ट्रम। याद रखें कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में डिफरेंट कलर्स डिफ्यूज हो जाते हैं और इन्हें डार्क स्पेसेस के जरिए सेपरेट नहीं किया जा सकता, जबकि इन केस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट कलर्स डिफ्यूज नहीं होते और ये इजीली डार्क स्पेसेस के जरिए सेपरेट नजर आते हैं। याद रखिए कि अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है, सो इसके रिजल्ट में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन होती है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।